जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बेटा, प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पे निरंतर हो रही है, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक विषय की शुरुआत करते हैं बेटा, ज्योग्राफी के। लेकिन उससे पहले बेटा एक सूचना आपको देनी है। ढेर सारे मित्रों की एक इच्छा थी, तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ बेटा, और फिर आपको हम क्लास के बारे में बताते हैं। तो सूचना यह है बेटा कि ढेर सारे मित्रों का उत्साह है क्लास को लेके, और ढेर सारे मित्र क्लास करना भी चाह रहे हैं। दोस्तों चलिए आज की क्लास। हाँ, तो सूचना ये देनी है बेटा आपको कि कई ऐसे मित्र हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि सर ये क्लास हमको कैसे उपलब्ध होगी, किस प्रकार ये क्लास हमको प्राप्त होगी। तो उनके लिए एक सूचना है बेटा कि फेसबुक अगर यूज करते हैं आप, तो फेसबुक पे एक पेज है बेटा, आप सर्च में जाके ARYACAREERPOINT को क्लिक करिए। हाँ, POINT क्लास में हमारे मित्र हैं, सुझाव भी दे रहे हैं लोग भाई, ठीक है। तो ये है बेटा, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इस लिंक पे जाइएगा। ये फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो फेसबुक पे एक पेज होगा बेटा आपका, तो उसका नाम है ARYACARPOINT। क्लियर है? क्लास के कुछ मित्र हैं वो लाइव भी देख रहे हैं, क्लास भी पढ़ रहे हैं। बहरहाल, तो इस पे फेसबुक पे पेज है बेटा, उसको जाके क्लिक करिएगा, पढ़ने पढ़ाने की सामग्री है। और यूट्यूब पे यही चैनल भी है बेटा, यही नाम है चैनल का, आर्या कैरियर पॉइंट। तो फेसबुक की परेशानी ये है कि अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो ये वीडियो फिर इधर उधर हो जाता है, आपको खोजने में परेशानी होती है। तो यूट्यूब पे जाइएगा, इसी चैनल पर नाम है, यूट्यूब सर्च में जाइएगा, आर्या कैरियर पॉइंट इंटर करिएगा, आपको चैनल मिलेगा। सारे वीडियो क्रम से हैं बेटा, तो अगर आप क्रम से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है बेटा कि इधर 4-5 दिनों में जो हमने क्लास शुरू किया है, इस पे बहुत बढ़िया रिस्पांस है आप लोगों का, और ढेर सारे हमारे मित्र लाइव क्लास को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसकी जो एक समस्या आ रही है वो ये कि कुछ प्लेटफॉर्म वाले मुझे अप्रोच भी कर रहे हैं कि सर आप पेड वाले पे आइए। तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ बेटा कि हम लोग तो ऑफलाइन क्लासेस में सिविल सर्विसेज के बच्चों को पिछले 18-19 सालों से पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने ढेर सारी परफॉर्मेंस भी दी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ऑफलाइन में तो हम है ही हैं बेटा, ऑनलाइन में मेरी इच्छा थी कि आपको हम निःशुल्क क्लास दें, जो मैं दे रहा हूँ। और ऑनलाइन क्लास के पेड प्रोग्राम भी चलते हैं, तो वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए मैं फ्री में सेवाएं दे रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास। हाँ, बस एक निवेदन है बेटा मेरा कि मेरे YouTube चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियो जब अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पे जो हमारा पेज है आर्या कैरियर पॉइंट लिखा हुआ है, आप उस पे जाके पेज को भी लाइक कर सकते हैं, तो जब मैं लाइव होऊंगा तो आपको उपलब्ध हो जाऊंगा। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा अपनी व्यवस्था देखिए और क्लास को शुरू करें। हाँ, फेसबुक पेज की खासियत यह है कि ये आपको कभी भी उपलब्ध होगा, यूट्यूब पे कभी उपलब्ध होगा। ऑनलाइन रहेंगे आप
तो सीधे सीधे हमारे सामने उपस्थित होंगे और हमसे बातचीत करेंगे। कमेंट जरूर करिए बेटा लेक्चर के बारे में, कोई जिज्ञासा हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, आप जरूर पूछिए कमेंट में आके, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। हाँ, वो कमेंट पे रिस्पांस देने में मुझे देर हो सकती है, थोड़ी सी व्यस्तता रहती है बेटा, लेकिन मैं आपको रिस्पांस जरूर करूंगा। ठीक है, नोट्स वगैरह या आगे भी जैसे इंटरव्यूज वगैरह है या भी पीसीएस के मेंस होने जा रहे हैं, तो इसमें भी अगर आपको सहयोग की अपेक्षा होगी तो बताइएगा। एक्चुअल में मैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाता हूं, तो वहां भी आपकी मदद करूंगा अगर जरूरत होगी तो। बहरहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा लाइव को, और उसको अपना पसंद भी दीजिए, कमेंट भी करिए, जो भी आप कर सकते हैं करें। आपसे बस यही सहयोग की अपेक्षा है, बाकी तो हम बात कर ही रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है बेटा, वहां तक हम आगे बढ़े हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, यानी किस प्रकार से ग्रह बने। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से ग्रह बने होंगे उसी प्रकार से पृथ्वी भी बनी होगी। तो ग्रह बनने के जो भी सिद्धांत हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे विस्तार से बात किया, यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है या इसी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, जिसमें मैंने बताया कि दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक मोनेस्टिक थ्योरी और एक है बेटा ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। तो दोनों पे चर्चा मैंने किया है, उपलब्ध है, दोबारा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम मनुष्य जिज्ञासु रहे हैं बेटा, पाषाण काल से लेके आज तक जो हम लोग जिस मकाम पे पहुंचे हैं, वो धीरे 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 हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो ज्ञान विज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ा होगा। खगोल विज्ञान के बारे में जो हमारी सोच है, जो हमारी फिलॉसफी है, वो भी बदली है, समझ भी हमारी विकसित हुई है और विकसित होती ही जाएगी बेटा। समझने के लिए भी बहुत कुछ है हम मनुष्यों को। अब समस्या ये है कि ये सब चीजें कंपटीशन में भी पूछी जा रही हैं, तो हमें अपडेट रहना है। बार बार मैं आपसे अपील करता हूँ बेटा, पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए, घर पे पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं। भाई हम लोग जिस जमाने में इलाहाबाद में थे, तो कोचिंग का नामो निशान ही नहीं था, बच्चे पढ़ लिया करते थे, हम लोगों ने भी पढ़ा, आप भी पढ़िए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ढेर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, ढेर सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपकी मदद होगी बेटा। तो जब हम मनुष्यों ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, तो बड़ी जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई ही होगी, समझने का प्रयास किया होगा हम लोगों ने। तो ग्रहों की चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन, हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रहों की चाल। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि सर नोट्स कैसे उपलब्ध होगा। तो देखिए, अभी बेटा हम आपको ये क्लास निःशुल्क दे रहे हैं, और इसमें हम तमाम फैक्ट, तथ्य और चीजों को बताते हैं। आराम से वीडियो देख के आप नोट्स अपना बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि अब जो हम लोगों के पेड कार्यक्रम होते हैं बेटा, वही हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा पाते हैं, और यहाँ तो हम आपको फ्री में विषय वस्तु की सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। आराम से नोट्स बना भी सकते हैं, किताब पढ़ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। 12 ग्रहों की चाल के बारे में बेटा आज बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों की पढ़ाई का एक निहित उद्देश्य है बेटा, यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें हम क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ज्ञान हमारा बढ़ जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्योग्राफी के स्पेशली इस एरिया से जो प्रश्न पूछे जाए उसका हम जवाब देने में सक्षम हो, इवन हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और मैंने आपको बार बार एक तरीके से रिपोर्ट किया है, आपको आगाह किया है, वो ये कि विशेष नहीं पढ़ना है बेटा, विशेष ढंग से पढ़ना है। ग्रहों की गति हम लोग 6th क्लास से पढ़ते हैं, आज भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा विशेष होगा, यानी कुछ खास तरीके से थोड़ा गहराई में जाके चीजों का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। एक्चुअल में ये ग्रहों के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या रही कि इस पे धार्मिक प्रभाव बहुत ज्यादा रहे।
जब शुरुआत में हम लोग ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे तो धार्मिक अवधारणाएं कुछ ज्यादा रही और शुरू में ये माना गया कि भाई जो चक्कर लगाते हैं या जो पूरे ब्रह्मांड में पूरे सोलर सिस्टम में चीजें हो रही हैं उसमें पृथ्वी को केंद्र में मान लिया गया और कहा गया कि सूर्य आदि सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये शुरुआती थी। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं जियो सेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्र सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सबसे पहले यह माना गया कि केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य आदि सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते। और एक बात कि प्रत्यक्ष आंखों से यह दिखता भी है। आप देखें प्रतिदिन सूरज पूरब की तरफ से उदय होता है, धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा होता है। और अगर ये कोई कहता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो प्रत्यक्ष अनुभव से तो सही प्रतीत होता है। हाँ भाई सही बोल रहे हैं, सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और आंख से दिख भी रहा है। लेकिन मित्र कभी कभी आंख से जो दिखता है वो सत्य नहीं भी होता है, क्योंकि गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक गति और एक आभासी गति। आभासी गति हमें भ्रमित कर देती है, वर्चुअल मोशन हमें भ्रमित कर देती है कि गति ऐसे हो रही है जबकि वास्तव में ऐसे होती है। एक उदाहरण से समझिए, जब आप बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं और विंडो से बाहर की ओर देखते हैं तो सारे पेड़ पौधे खंभे सभी लोग पीछे की ओर भागते हुए छूटते हैं। ऐसा लगता है कि सब लोग पीछे की ओर भाग रहे हैं और आपको पता है कि पेड़ पीछे नहीं भागता। तो वो जो पेड़ पीछे भागता हुआ दिख रहा है बेटा, वो आभासी गति है, वो वास्तविक गति नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, आभासी गति हमेशा वास्तविक गति के विपरीत महसूस होती है। आप आगे भाग रहे हो, सो पेड़ पीछे भागता हुआ दिख रहा है, पेड़ तो अपनी जगह पर रुका हुआ है। और यह जो अनुभूति हो रही है आपको, वो क्या है बेटा? आभासी। कभी ट्रेन से यात्रा किया हो और दो ट्रेनें अगल बगल खड़ी हों, तो बगल वाली ट्रेन चलती है, आपको लगता है मेरी वाली चल पड़ी। ये जो फीलिंग आपको होती है वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है, वर्चुअल है। तो ध्यान रखिएगा, जो सूर्य की गति हमें महसूस होती है कि वह पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, वो वास्तविक नहीं है बेटा, वो आभासी है। तो सूर्य किधर से किधर जाता हुआ दिखता है? पूरब से पश्चिम की ओर। और ये गति वास्तविक नहीं है, आभासी है। और मैंने आपको क्या बताया कि वास्तविक गति आभासी गति के उलट होती है, अर्थात पृथ्वी ही पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्लियर है बेटा? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में पूरब पश्चिम बोलना ठीक नहीं होता। इसको हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लियर है? हिंदी में वामावर्त और दक्षिणावर्त बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल के लिए आपको समझने के लिए हम लोग पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब बोलते रहते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य पूरब से पश्चिम पर घूमता हुआ प्रतीत होता है और ये आभासी गति है, वास्तविक गति पृथ्वी कर रही है। तो डेफिनेटली पृथ्वी की जो गति होगी वो पश्चिम से पूरब की ओर होगी। दैट्स क्लियर। अब आते हैं बेटा थोड़ा सैद्धांतिक पक्ष की ओर। ग्रहों की गति के बारे में जो सिद्धांत आए उनको हम लोग अध्ययन करने के लिए, बेटा ध्यान से सुनिए, और ये नाम वाम पूछे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अध्ययन करने के लिए इनको दो भागों में बांटते हैं। प्रारंभ में जो सिद्धांत आए उनको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो माने पृथ्वी, अर्थ। तो जो सिद्धांत ये मानता है कि केंद्र में पृथ्वी है, बाकी ग्रह वगैरह चक्कर लगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जियोसेंट्रिक थ्योरी। प्रारंभ में यही सिद्धांत था, जो आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उसके आधार पे। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैज्ञानिक कम दार्शनिक ज्यादा रहे। प्लेटो अरस्तु जैसे लोगों ने पहली बार ये सब बातें की। बाद में देखोगे 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी ने इस पे बड़ी विस्तार से बात की। लेकिन सभी लोग इसी श्रेणी के हैं बेटा, चाहे आप अरस्तु की बात करें, चाहे क्लॉडियस टॉलेमी की बात करें, सभी लोगों ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आदि इसका चक्कर लगाते हैं। तो आपकी परीक्षा में पूछ लेगा कि जियोसेंट्रिक थ्योरी के समर्थक कौन है, कौन नहीं है, ये सब दिमाग में रखना है बेटा। क्लियर है? दूसरी जो थ्योरी आई उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी।
क्या कहते हैं बेटा? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हिलियस माने सूर्य होता है, उनके देवता है ग्रीक लोगों के हिलियस, तो उनको हम लोग आग कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है बेटा? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और यही सिद्धांत आज के डेट में स्वीकार्य है। जियोसेंट्रिक थ्योरी आज की डेट में स्वीकार नहीं है। क्लियर बेटा? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में यह बताने का प्रयास हुआ कि केंद्र में पृथ्वी नहीं, केंद्र में सूर्य है। देखो ज्ञान कैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। पहले हम लोगों ने बताया कि केंद्र में पृथ्वी है, फिर लोगों ने बताया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है, गलती वहां भी हो गई। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में मान लिया। ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो हम लोग आजकल छोटे बच्चे भी समझते हैं, यहाँ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, तारों वारों का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है बेटा? फिर हम लोगों ने सुधारा। एक वैज्ञानिक थे हर्शल, जिन्होंने सबसे पहले हमारी आकाशगंगाओं में सूर्य की स्थिति या सोलर सिस्टम की स्थिति का सही सही पता लगा लिया। और कहते हैं ना बेटा कि हम मनुष्यों में सबसे पहले व्यक्ति थे कॉपरनिकस। और जाहिर सी बात है 16वीं शताब्दी का मामला है, उसमें क्रिश्चियनिटी और धार्मिक प्रभाव बहुत ज्यादा थे, जिसमें चारों तरफ यह अवधारणाएं प्रचलित हो कि केंद्र में पृथ्वी है और उसमें जा सूर्य है। बहुत बड़ी बात थी। और इसमें गैलीलियो भी लपेटे में आ गए। बोला कॉपरनिकस ने और उस हीरो के रेंज में आ गए गैलीलियो भी। दो गैलीलियो का अपराध ये था कि इन्होंने टेलीस्कोप बना दिया, जिस टेलीस्कोप से कॉपरनिकस या स्वयं गैलीलियो आदि और फिर कैपलर भी आ गए। कोई भी परीक्षा इवन सिविल सर्विसेज भी मैंने नहीं देखा कि कैपलर के बिना अधूरी है। हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, जनरल स्टडी पढ़ते हैं, तो चाहे साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो, कोई डेफिनेशन आपसे एग्जैक्टली नहीं पूछी जाती। उसका व्यवहारिक पक्ष पूछा जाता है, उसका व्यवहार पूछा जाता है। अभी हम अपने लेक्चर में बताते हैं कि कैसे व्यवहार पूछा गया।
क्लियर करिए ज्यादा से ज्यादा विषयों को इसका बेनिफिट हो बिल्कुल कठिनाई आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं करना बिल्कुल आराम से क्लियर है इधर और कुछ नहीं कैप्चर कैप्चर में कहा तो बच्चे को जैसा मिले तो मिले को थोड़ा सा क्लियर है लाइव क्लास में जितना हमारे से थोड़ी ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं बहरहाल क्लास गोइंग ऑन होगी वीडियो बाद में देख सकते हैं आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्लास को ज्वाइन करने के लिए बता आर्या कैरियर फाइन फेसबुक पेज पे जाइएगा वहाँ वीडियो लाइव चल रहा है जिससे आप देख सकते हैं अगर पीछे के वीडियो भी देखना है तो यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर फाइन ये जाइएगा सारे के सारे वीडियो वहाँ आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे बहरहाल तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा मैं परिभाषा भी बोलूँगा बेटा लेकिन परिभाषा जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ये करना है कि चीजों को समझने का प्रयास करना है उसकी मीनिंग समझना है परिभाषा को हम बोलेंगे कैप्लर का जो पहला नियम था बेटा फर्स्ट लॉ ग्रहों की गति का पहला नियम इसमें उन्होंने बड़े ढेर सारे हमको दिए और आपकी परीक्षा में यहाँ से वो ढेर सारे तो पहले नियम में उन्होंने क्या कहा है इसको सुनने और समझने का कैप्लर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह ईश्वर के चारों ओर चक्कर लगाता है प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसकी जो कक्षा होती है ऑर्बिट होती है वो गोल नहीं होती उसका साथ नहीं होती क्या कहते हैं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार कक्षा में चक्कर लगाता है दीर्घवृत्त की संरचना अगर आपको पता है की संरचना अगर पता है तो आपको मालूम होगा कि दीर्घवृत्त में दो केंद्र होते हैं जहां वृत्त में एक केंद्र होता है बेटा वहीं दीर्घवृत्त में दीर्घवृत्त होता कैसा है वो देखिए और फिर कैप्लर की कीमत हमने परिभाषित कैप्लर ने क्या कहा प्रत्येक ग्रह सूर्य चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उस दीर्घवृत्त की एक फोकस पर होता है मैंने अभी बताया कि दीर्घवृत्त में दो फोकस होता है तो आप ऊपर देखो इस तरह की जो आकृति होगी उसको हम लोग कहेंगे क्या बता दीर्घवृत्त लेकिन वृत्ताकार नहीं यहाँ वृत्त में एक केंद्र होता है वहीं दीर्घवृत्त में दो केंद्र होता है और इसकी जो एक्सिस इस वाले को हम लोग कहते हैं मीडियल दीर्घ और इसे कहते हैं माइनर क्या कहते हैं लघु तो दीर्घवृत्त में दो एक्सिस है दोनों की लेंथ अलग अलग है और आपको देखिए अगर ये सर्किल होगा दोनों एक्सिस एक बराबर लंबाई दीर्घवृत्त में दो फोकस होता है एक होता है एफ1 और एक होता है अब कैप्लर ने जो बताया वो जरा सा अप्लाई करके देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती यानी ग्रहों की कक्षा स्फेरिकल या गोल नहीं होती और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर आप मान क्लियर है अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए छोटी क्लास में पढ़ते आते हैं कंप्यूटर में बहुत जरूरी है ये पोजीशन होती है सूर्य की और ग्रह इस तरह के मार्ग पर चक्कर लगाता हर ग्रहों का मार्ग थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ये सभी ग्रहों का मार्ग इसी डिजाइन का होगा दीर्घवृत्ताकार होगा इलेक्ट्रिकल होगा अब कभी अगर समझ नहीं सकता तो कुछ बात है कि कोई ग्रह अगर इस तरह के रास्ते पर चलेगा तो दो दिशा तो उसको मिलेगा जब
जब कोई ग्रह ए बिंदु पर होगा तो सूर्य के सबसे पास, और जब कोई ग्रह सूर्य से बी बिंदु पर होगा तो सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बोले बेटा, उन ग्रहों की जो कक्षा होती है वह कक्षा कभी भी वृत्ताकार नहीं होती, वरन दीर्घवृत्ताकार होती है। और दीर्घवृत्ताकार होगी तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एक बार वह सूर्य के सबसे पास होगा और एक बार सूर्य से सबसे दूर होगा। वो सूर्य से हमेशा एक बराबर दूरी पर नहीं होगा। जब ग्रह यहाँ होगा तो देखो दूरी है, यहाँ होगा तो ये दूरी है, यहाँ होगा तो ये दूरी है। इसका मतलब कि कोई ग्रह सूर्य के सामने चक्कर लगाते हैं, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से सवाल शुरू हो गया। जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा तो ज्योग्राफी में उसे नाम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, या उपसौर्य माने बस उपसौर्य। जैसे ही बोला क्या आप समझ गए कि कोई ग्रह जब सूर्य के सबसे भी पास होता है उसे ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, उपसौर्य। और जब कोई ग्रह सूर्य से सबसे भी दूरी पर होता है तो उसे अपोजिट अपोजिट हिंदी में कहते हैं। अब ये पृथ्वी के लिए नहीं मिलता, किसी भी ग्रह के लिए मिल सकते हैं कि कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कम से कम दो स्थितियों से तो जरूर गुजरेगा। एक बार वह सूर्य के सबसे पास होगा और एक बार वह सूर्य से सबसे दूर होगा। जब वह सूर्य से सबसे पास होगा ज्योग्राफी से कुछ परिस्थिति को बोला जाता है पेरिहेलियन, उपसौर्य। और जब वह सूर्य से सबसे भी दूरी पर होगा तो उसे बोला जाता है अपसौर्य, यानी सूर्य से उसकी दूरी बढ़ सकती है। और मुझे लगता है बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ हमेशा जो चक्कर लगाता है बराबर दूरी पर, हमेशा पृथ्वी की ही दुनिया बदलती रहती है। क्योंकि पृथ्वी का कैलेंडर और महीना और दिन हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है, इसलिए पृथ्वी की तारीखें बताई जा रही है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से सबसे पास, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी पेरिहेलियन की दशा में होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करती है, खास करके उत्तर भारत में रहने वाले हमारे में तो भड़क जाते हैं। यदि इस 3 जनवरी को तो बहुत ठंडक लगती है, लेकिन आपको ठंडक लगती है तो पूरी दुनिया में थोड़ी ठंडक लगती है। पढ़ाई हम लोग आगे तो इसमें मौसम आप ही के हिसाब से पूरी दुनिया में थोड़ी है, लेकिन ये सत्य है बेटा कि 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक, ये क्लियर हुआ। यानी सबसे अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति, सूर्य की गर्मी की प्राप्ति कब होती है, 3 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नजदीक होती है। ये दूरी लगभग 9.15 करोड़ माइल होती है, यानी नजदीक की दूरी है। और ध्यान रखिएगा कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। इस समय पृथ्वी सबसे कम सूर्य ताप की प्राप्ति करती है। आपके यहाँ चाहे जैसा भी मौसम होता हो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे कम सूर्य ताप की प्राप्ति करती है। तो आपको सबसे क्या मिला, दो पोजीशन। पेरिहेलियन किसे कहते हैं, पृथ्वी पेरिहेलियन की दशा में कब होती है। अपहेलियन किसे कहते हैं, पृथ्वी अपहेलियन की दशा में कब होती है। ये सब आपको सीखना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? जवाब भी आपके सामने। एक बात, पेरिहेलियन और अपहेलियन वो वास्तव में क्या है, वो दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष ही तो है, ये वाली लाइन। तो ज्योग्राफी में एक बेटा टर्मिनोलॉजी एक शब्द है, उसे जरूरत से देख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं एफ साइड, एफ साइड रेखा।
लेफ्ट साइड रेखा क्या होती है बेटा? वो वास्तव में इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा कहते हैं। अब परिभाषित अगर करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, किसी ग्रह के उपसौर्य और अपसौर्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, एफ साइड रेखा कहलाती है। क्लियर है? इन दोनों पोजीशन को मतलब उपसौर्य और अपसौर्य को एक साथ ज्योग्राफी में सीजीगी कहा जाता है। जब हम सीजीगी बोल देंगे तो उसका क्या मतलब होगा, आप समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, उपसौर्य और अपसौर्य को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, उस रेखा को क्या नाम देते हैं बेटा? एफ साइड रेखा। क्लियर हुआ? ये केपलर का पहला नियम। तो केपलर के पहले नियम से क्या क्या मिला बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। केपलर के पहले नियम से यह मिला कि कोई ग्रह सूर्य के सामने हमेशा एक बराबर दूरी पर नहीं होता। एक बार वह सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है और एक बार वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। जब वह सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटा? पेरिहेलियन, उपसौर्य। और जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अपसौर्य, अपहेलियन। ये क्लियर हुआ? और दोनों ही पोजीशन को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी, उस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफ साइड लाइन, एफ साइड रेखा। क्लियर है? ये टर्म है बेटा, दिमाग में रखिए। और पृथ्वी की पोजीशन भी आपको मैंने बताया कि 3 जनवरी और 4 जुलाई। नोटिस करिएगा। तो पहले नियम से कुछ निकल के आया। पहला ये निकला कि ग्रह गोल चक्कर नहीं लगाता, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और जाहिर सी बात है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी दूरियां बदलेंगी। अब दूसरे नियम पे आते हैं। केपलर का जो दूसरा नियम है वो ये बताता है कि किसी ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है, किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल वो क्या होती है बेटा? नियत होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? आधे बच्चे अब यही नहीं समझ पाते कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल किसे कहते हैं। बहुत चाल हम लोगों ने पढ़ा है, लीनियर पढ़ा है, सर्कुलर पढ़ा है, ये रेखीय चाल पढ़ा है, वृत्तीय चाल पढ़ा है, ये क्षेत्रीय चाल। तो थोड़ा सा बेटा समझने का प्रयास करिए। यहां से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया और निरंतर इस इलाके को घेरते रहते, तो ध्यान से बेटा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हो गया सूर्य। कहा गया क्षेत्रीय चाल नियत होती है, तो क्षेत्रीय चाल किसे कहते हैं, जरा उसको समझिए। तो मैं थोड़ा दूसरे शब्द में परिभाषित कर रहा हूं बेटा ताकि समझ में आए। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, मिला लीजिए। मान लें ग्रह यहाँ है, तो किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा तो क्या कहा? क्षेत्रीय चाल का मतलब किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई ठीक है, आफ्टर 2 डेज धरती की बात करते हैं, तो धरती जाहिर सी बात है कि यहाँ के लिए 2 दिन में कुछ न कुछ तो आगे बढ़ेगी। अब ये रेखा कहाँ चली गई? यहाँ। तो केपलर ने क्या कहा कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती। तो 2 दिन में इसने क्षेत्रफल कितना बनाया? ये क्लियर हुआ? अब केपलर ये कह रहे हैं कि पूरे ऑर्बिट में, पूरी कक्षा में कभी भी 2 दिन में इतना ही बड़ा क्षेत्रफल बनाना। तो चलिए फिर से कहीं पकड़ते हैं। मान लीजिए ग्रह यहाँ है, अब रेखा ये हो गई और हम फिर 2 दिन में देखते हैं। तो 2 दिन में इसको इतना बड़ा क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा, चलना चाहे जितना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर इतना नहीं चलेगी तो ये क्षेत्रफल दोनों बराबर नहीं होंगे, तो उसको ज्यादा चलना पड़ता है। एक बात समझ में आई बेटा? जब कोई ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पर है और जब कोई ग्रह सूर्य से कम दूरी पर है, तो इस पोजीशन को ध्यान में रखिए। यहाँ 2 दिन में अपनी कक्षा में ऑर्बिट में इतना चला, क्षेत्रफल ये बना।
अब इस 2 दिन में क्षेत्रफल तो इतना ही बनाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसको कक्षा में ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ज्यादा है दूरी और ये दूरी कम है। तो कुछ समझ आया बेटा? बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। कैप्लर ने बड़े चुटके से आपको ये बता दिया कि कोई ग्रह एक समान चाल से सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। दिख ही रहा है बेटा, यहाँ 2 दिन में ऑर्बिट पे इतना चला, यहाँ 2 दिन में इतना चला। इसका मतलब है कि किसी ग्रह की कक्षा में चाल बदलती रहती है। कोई ग्रह नियत चाल से सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगाता। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, क्या समझ में आया? फिर उस पोजीशन को पॉइंट आउट करिए। दिस इज बी, दिस इज ए। एक बात होता है बेटा कि जब कोई ग्रह बी पोजीशन पे होता है, यानी अपहेलियन की दशा में होता है, तो कक्षा में उसकी चाल सबसे कम होती है। और जब कोई ग्रह ए पोजीशन पे होता है, ए पोजीशन माने पेरीहेलियन, तो इस पोजीशन पे कक्षा में उसकी चाल सबसे तेज होती है। तो समझ में आया बेटा? जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है तो कक्षा में उसकी चाल सबसे अधिक होती है, और जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो कक्षा में चाल उसकी सबसे कम होती है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई ग्रह एक समान चाल से सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। तो पृथ्वी भी नहीं लगाती होगी। पलट के आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की चाल कक्षा में सबसे कम कब होती है, पृथ्वी की चाल कक्षा में सबसे अधिक कब होती है। तमाम क्वेश्चन है बेटा जिसका जवाब आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब वो बी पोजीशन पे होगा यानी अप सौर की दशा में होगा तो कक्षा में उसकी चाल सबसे कम होगी, और जब वो ए पोजीशन पे होगा यानी उप सौर की दशा में होगा, पेरिहेलियन की दशा में होगा, तो कक्षा में उसकी चाल कम होगी। अब अगर आपसे पूछे पृथ्वी का नाम ले, बाकी ग्रहों का हम तारीख नहीं बता सकते क्योंकि बाकी ग्रहों का वर्ष अलग अलग है। पृथ्वी की तारीख बताई जा सकती है। 3 जनवरी को कक्षा में पृथ्वी की चाल सबसे अधिक होती है, और 4 जुलाई को 4 जुलाई को कक्षा में पृथ्वी की चाल सबसे कम होती है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? केपलर का कोई नया नियम तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसी नियम में ढूंढ रहे हैं कि काम की चीजें क्या है। बता कि आपको काम की चीजें मिली। केपलर के दूसरे नियम से क्या क्या समझ में आया? केपलर के दूसरे नियम से ये समझ में आया कि कक्षा में किसी ग्रह की चाल नियत नहीं बदलती है। अगर बदलती रहती है तो फिर चीजों को समझना होगा। जब कोई ग्रह सूर्य के पास होगा तो कक्षा में चाल उसकी सबसे अधिक होगी, जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होगा तो कक्षा में चाल सबसे कम होगी। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब होती है? 3 जनवरी को। तो जाहिर सी बात है 3 जनवरी को पृथ्वी की कक्षा में चाल सबसे अधिक होगी, और 4 जुलाई को उसकी कक्षा में चाल सबसे कम होगी। अब सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा बेटा, उस पर हम आपका, उसने एक डायग्राम बना दिया, मैं आपके लिए भी डायग्राम बना रहा हूं, तो थोड़ा सा देख के बेटा जवाब दीजिएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक ऑर्बिट दिखा दिया, सूर्य हो गया ए बी सी और डी पोजीशन पे कोई ग्रह है, एक ही ग्रह है, वो अलग अलग पोजीशन पे है, यानी सी पोजीशन पे भी है, बी पोजीशन चलेगा तो हर पोजीशन को एक्वायर करेगा। उसने पूछा कि किस पोजीशन पे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी किसी ग्रह की। जरा ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, और ये दिया ए बी सी डी ग्रहों की स्थिति ऑर्बिट पे, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि किस पोजीशन पे किसी ग्रह की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगी। अब समस्या ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो ढेर सारे हमारे मित्रों का फार्मूला ही नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ऐसे भागते हैं कि पूछो मत। नहीं नहीं बेटा, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक चीजों को क्लियर करिए बेटा, कंपटीशन उन्हीं की पकड़ में आता है। और यहाँ बड़ी रहस्यमय चीजें पढ़ पढ़ के जाते हैं और बेसिक सब ले डूबते हैं।
मेरे 20 साल का बेटा अनुभव है कि बेसिक्स को गलत मत करिए, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक पाएगा। और मुश्किल प्रश्न तो आते ही हैं बेटा गलत करने के लिए, तो ऐसा लोगों से गलत होता है, आपसे भी होगा। वहां से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आसान क्वेश्चन को गलत करोगे बाहर हो जाओगे। ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया केपलर के दूसरे नियम से। अब इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक केपलर के दूसरे नियम की समझ नहीं होगी। केपलर का दूसरा नियम क्या कह रहा था? जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो कक्षा में उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अब आप देख के आंख से बताइए कि किस पोजीशन में है वो सूर्य के सबसे पास है, तो दिख रहा है डी। जाहिर सी बात है डी पोजीशन पे जब कोई ग्रह होगा तो उसकी चाल बाकी पोजीशन से ज्यादा होगी। ये तय हो गया बस कि डी पोजीशन पर उसकी चाल अधिक है। तो चाल तो नहीं पूछा है, गतिज ऊर्जा पूछा है। और आपने अगर कभी पढ़ा हो तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम तो कांस्टेंट है। अब किसी ग्रह की जो गतिज ऊर्जा बदलेगी वो किसके समानुपाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इसका मतलब जहां भी अधिक होगा वहां उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जहां भी कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। अब आप आंख से देख के बताइए कि कहाँ पे वी ज्यादा है? डी पोजीशन पे। डी पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। कहाँ सबसे कम होगी ये हम पूछ ले रहे हैं आपसे, डी पोजीशन पे, क्योंकि इसकी गति यहाँ पे सबसे कम है, तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ के गए हो, वो पोटेंशियल एनर्जी पूछे, वो कुछ और पूछे। किसी ग्रह का संवेग सबसे अधिक क्या हो कहाँ होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? मोमेंटम। संवेग बराबर होता है एम वी। तो एम तो कांस्टेंट ही रहता है मित्र। वी जहां अधिक होगा संवेग अधिक होगा, वी जहां कम होगा संवेग कम होगा। और वी कहाँ कम होगा ज्यादा होगा ये आपको पता है। जब कोई ग्रह सूर्य के पास होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब वो सूर्य से दूर होगा उसकी वेलोसिटी कम। ये था बेटा केपलर का दूसरा नियम। एक एक नियम में खजाने छुपे हैं, उस पर आपसे बात करनी होगी। अब आते हैं बेटा केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा उसको समझिए। केपलर का तीसरा नियम ये कहता है, कुछ बातें यहां से भी निकल के आती हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता होगा, एक चक्कर में लगाने वाला कुछ समय भी होता होगा। उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ष। पृथ्वी के वर्ष माने क्या? जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्ष। हर ग्रह का वर्ष अलग अलग। उन्होंने क्या कहा? किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग। मान लीजिए कि कोई ग्रह 30 समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, तो उन्होंने क्या कहा? किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग। ये हो गया बेटा। तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी, दूरी तो बदलती रहती है, औसत दूरी तो रहती है ना बेटा। तो औसत दूरी के घन, घन माने क्यूब का अनुपात कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? अब एक बात आप मुझे बताइए, आर माने क्या? उस ग्रह के सूर्य से दूरी। टी माने क्या? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में लगाया हुआ समय। अब जरा सा ध्यान से सुनिए कि अगर ये सूर्य है और कोई ग्रह इस तरह के ऑर्बिट चक्कर लगाता है और उसकी दूरी मान लीजिए ये है, और एक दूसरा ग्रह चक्कर लगाता है उसकी दूरी ये है, तो आप देख रहे हैं किसकी दूरी कम है किसकी दूरी ज्यादा है। एक बात कि केपलर बड़े चुटकी से कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी ग्रह के सूर्य से दूरी को बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में उसका टी भी बढ़ना होगा, तभी वो कांस्टेंट होगा। आर बढ़ा देंगे टी वही रखेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो बदल। कांस्टेंट माने समझ रहे हैं? जैसे हम कहें कि 100/4, ये आ गया बेटा 25। तो ये कांस्टेंट कैसे रहेगा? अगर इस डिजिट को आपने बदला तो इसे भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं बदला तो ये कांस्टेंट गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर इसे आपने 200 कर दिया ऊपर वाले को, यानी वर्ष बढ़ा दिया, तो दूरी भी बढ़ानी होगी तभी 25 आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपने इसे 50 किया तो इसे 2 करना पड़ेगा।
तभी 25 आएगा। तो वो ये कह रहे हैं किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी दूरी का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि जिस ग्रह का वर्ष बड़ा होगा सूर्य से उसकी दूरी भी ज्यादा होगी, या उल्टा बोल सकते हैं जिस ग्रह की सूर्य से दूरी जितनी अधिक होगी उसका वर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है बेटा? यानी एक चक्कर लगाने में समय उतना ज्यादा लगेगा। अब जरा सा अपने 8 ग्रहों की सूर्य से दूरी देख लीजिए। सबसे पास कौन है बेटा? बुध। आर छोटा है तो भी छोटा होगा, यानी सबसे छोटा वर्ष किसका होगा? बुध का। शुक्र बुध के बाद है, आर बड़ा हो गया, वर्ष भी बड़ा होगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमको बाहर कर दिया भाई, प्लूटो को तो छोड़ दो। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है बेटा, तो जाहिर सी बात है इनके वर्ष का बढ़ता हुआ क्रम है। अब क्वेश्चन क्या होगा? कोई 4 ग्रह देगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसमें वर्ष बड़ा किसका? अब बच्चे ये परेशान हो जाते कि अब सबका वर्ष हम याद करें। नहीं नहीं बेटा, वर्ष नहीं याद करना है, बस ये देखना है कि सूर्य से दूरी जिसकी ज्यादा होगी उसका वर्ष बड़ा होगा, सूर्य से दूरी जिसकी कम होगी उसका वर्ष छोटा होगा। ये था बेटा कैप्टर था तीसरा नियम। क्लियर हुआ बेटा? तो ये कैप्लर ने जो ग्रहों की गति का नियम दिया बेटा, वो कंप्यूटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़ना है बेटा, ध्यान से समझना है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है हर कंप्यूटेशन में। तो आज हमने बड़े विस्तार से ग्रहों की गति पे बात किया बेटा। जियोसेंट्रिक थ्योरी प्रारंभ में आई, जो गलत हो गई, बाद में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। हाँ, हेलियोसेंट्रिक के प्रणेता या जन्मदाता अगर आप कहें तो कोपरनिकस थे। पीछे से भूमिका उसमें गैलीलियो की भी थी, जिसमें गैलीलियो और कोपरनिकस दोनों नप गए। क्लियर है बेटा? ये सब चर्चा आपसे विस्तार से हुई। फिर से सुनिए बेटा, ढेर सारे बच्चों ने ये पूछा है कि ये वीडियो सर कहाँ लाइव होता है? तो फेसबुक पे एक पेज है बेटा, सर्च में जाके एंटर करिएगा आर्या कैरियर पॉइंट। क्लियर है? आपको एक पेज मिलेगा, इसी पेज पे प्रतिदिन 10:30 बजे मैं लाइव होके आपसे बात करता हूँ और करता रहूंगा बेटा। एक क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, क से मैंने शुरू किया है और आज तक पढ़ा रहे हैं। हाँ, फेसबुक के उस पेज पर वीडियो ढूंढना मुश्किल होगा, तो इसी नाम से आर्या करियर पॉइंट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है बेटा, और हर लेक्चर उसी क्रम में वहां पे उपलब्ध है। अगर आप सारे लेक्चर को क्रम से देखना चाहते हैं, पहले दिन से जहां मैंने ज्योग्राफी का क शुरू किया था वहां से लेके आज तक, तो आप उस चैनल पे जाइए, यूट्यूब आर्या कैरियर पॉइंट के चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे और मैं निरंतर बेटा अपलोड करता जाऊंगा और क्रम से लोड कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, लाइक दिस। तो अगर पहला नंबर है तो पहला दिन होगा, दूसरा नंबर है तो दूसरा दिन होगा। जाहिर सी बात है, दस्तूर है बेटा, तो उसका पालन मैं भी कर दूं कि पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो बेटा बेहिचक लिखिए। व्हाट्सएप कॉल ना करें बेटा, मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, रिसीव नहीं कर पाता। आपको भी दुख होता होगा, मुझे बहुत दुख होता है कि आपसे बातें नहीं हो पाती है ना। तो आपसे हम बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोगों से बात करनी होती है, ऑफलाइन में भी निरंतर बात करता रहता हूँ। तो मैं भी एक मनुष्य हूँ बेटा, समय मेरे पास भी उतना ही जितना आपके पास है, तो थोड़ी सी व्यस्तता है। क्लियर है? ध्यान रखिए बेटा, निरंतर क्लास होती रहेगी और हम उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। बस आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ढेर सारे मित्रों तक हमारी बात पहुंचे। ठीक है बेटा?